बेटर टीएंस बेटर लाइफ। आज आप लोगों को मैं जिस इक्विपमेंट के बारे में सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, एक्चुअल में उसको बहुत सारे लोग जादू समझते हैं, मैजिक इक्विपमेंट बोलते हैं, मैजिक लाइफ बोलते हैं, टीएंस लाइफ, एक्यू लाइफ, बहुत सारे नाम है उसके। ये एक छोटा सा डिवाइस है। ये देखिए मेरे हाथ में ये डिवाइस है, ये टीएंस का एक्यू लाइफ है। टीएंस लाइफ नाम से जाना जाता है। एक्यू लाइफ ये एक्चुअल में एक इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अपैरेटस है। इसकी क्या खासियत है, कैसे काम करता है, हर चीज के बारे में बात करेंगे हम। और इसके पीडीएफ आप लोगों के पास पहुंचते होंगे, इसके वीडियोज पहुंचते होंगे, इसका बुक भी बहुत सारे लोगों के पास होगा। मैंने भी वो सब पढ़ी है, लेकिन इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और इसकी जो स्पेसिफिक टेक्निकल ट्रेनिंग है आप लोगों को बहुत सारे ट्रेनर्स देते हैं। लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि आज कोई पीडीएफ नहीं, आज मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कि मैंने इसको कैसे समझा है और आप इसको कैसे लोगों को समझा के प्रमोट कर सकते हैं वही बताऊंगा। क्योंकि इसका पीडीएफ ऐसा है कि अगर आप इसके पीडीएफ को किसी को भेज दें या वीडियो को किसी को भेज दें तो उसको 10% से ज्यादा एक्यू लाइफ के बारे में समझ में नहीं आएगा और वो कभी नहीं खरीदेगा। ये सिर्फ थेरेपी लेकर के खुद को ठीक करने या थेरेपी देकर के दूसरों को ठीक करने, थेरेपिस्ट बनने के लिए ये डिवाइस नहीं है। सिंस हम डायरेक्ट सेलिंग में है तो इस डिवाइस को प्रमोट करना, सेल करना, लोगों को ये बताना कि आप ये डिवाइस खरीदिए, इसको इस्तेमाल कीजिए और ये आपकी सेहत को ठीक रखेगा, ये आपका एक फैमिली डॉक्टर बन के रहेगा और आपके घर में से बीमारियों को दूर रखेगा। बहुत सारी, लगभग 90% बीमारियों के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आप तभी समझा सकते हैं जब सिंपल लैंग्वेज में लोगों, क्योंकि सभी लोगों को बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स की, जैसे आप इसके बुक में या पीडीएफ में देखेंगे तो ड्रेड्स, द चैनल्स, कोलेटरल्स, मेरिडियन, बहुत सारी चीजें होती है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती बहुत ज्यादा। तो उन लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये क्या चैनल, क्या एनर्जी बैलेंसिंग, ये बीमारी कैसे ठीक करेगा बताओ, इसको पता कैसे था। जब आप बोलेंगे इससे हम किसी की बीमारी की जांच कर सकते हैं। अगर और प्रिसाइजली बोले तो आपके शरीर में कौन सा अंग सही से काम कर रहा है, कौन सा अंग खराब हो चुका है या कौन से अंग में खराबी की शुरुआत हो चुकी है और वो भविष्य में आपको प्रॉब्लम करेगा, इसकी जांच ये मशीन कर सकता है। अब ये एक छोटा सा पुराने जमाने के ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल की तरह दिखने वाला डिवाइस कैसे इतना कमाल कर सकता है। और यही नहीं, सिर्फ उसको ठीक नहीं कर सकता, उसको पता नहीं लगा सकता, बल्कि उसको ठीक भी कर सकता है। तो लोगों के लिए ये बिलीव करना, जब मुझे पहली बार इसके बारे में बताया गया, जब मैंने ज्वाइन किया तो उस समय पुराने मॉडल वाला जो एक्यू लाइफ था वो बंद हो चुका था और ये आने वाला, ये आया नहीं था उस टाइम मार्केट। जब इसके आने की खबर आई तो बहुत ज्यादा हाइप हुआ मार्केट में, एक्यू लाइफ आ रहा है, एक्यू लाइफ आ रहा है। जो पुराने लोग थे वो इतने खुश दिखते थे, मैं सोचने लगा पता नहीं ये क्या बला है, क्या आ रहा है। तो लोगों ने मुझे बताया कि वो एक छोटा सा डिवाइस है जिससे बीमारियों का पता भी चल जाता है और बीमारियां ठीक भी हो जाती है। एज ए डॉक्टर मुझे हंसी भी आई और एज ए लेमन अगर बात करूं तो मैंने कंप्लीटली बिलीव नहीं किया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर जब इक्विपमेंट आया, मैंने इसको खरीदा, इस्तेमाल किया, कुछ दिनों तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने इसका पीडीएफ पढ़ा, इसकी किताब पढ़ी, बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स थे उसमें, मुझे समझ में आया क्योंकि मैं उस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैंने कई बार इस चीज को रियलाइज किया है कि एक आम बंदा जो उस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, उस चीज को समझ पाना, और जब तक कोई समझेगा नहीं इसको खरीदेगा कैसे, इसको इस्तेमाल कैसे करेगा। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि इसको सिंपल लैंग्वेज में, इसका फंडा क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे बीमारियों को डिटेक्ट कर लेता है, ये कैसे ठीक कर देता है, इसके बारे में आपको बता सकूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये मशीन के पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। ये मशीन है क्या, अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो इसमें आपको दो होल दिखेंगे। एक में तो अंदर आपको कोई पिन जैसी दिख रही है, उसमें जो इसका पॉइंटर है जिससे डिटेक्ट और ट्रीटमेंट किया जाता है वो लीड लगाई जाती है। दूसरा जो कंप्लीट होल दिख रहा है उसमें इसका एडाप्टर लगाया जाता है, क्योंकि इसको एसी डीसी एडाप्टर से भी चलाया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी चलाया जा सकता है। इसके पीछे ये कैबिनेट है जिसमें ट्रिपल ए साइज की 3 बैटरी लगा करके आप इसको बैटरी पे भी चला सकते हैं। सामने आपको एक स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पे गोल सा रिंग दिख रहा है जिसमें 4 आपको एरो बने हुए दिख रहे हैं। एक सेंटर में गोल बटन दिख रहा है और एक कॉर्नर में बटन दिख रहा है जिसपे पावर वाला निशान जैसे होता है वो बना हुआ है। ये बटन केवल पावर ऑन ऑफ करने के काम में आता है। ये जो बटन है यहाँ पे जो सामने दिख रहा है, ये बटन केवल पावर ऑन ऑफ करने के काम में आता है। ये जो साइड में है रिंग के बाहर जो है, ये रिंग पे जो 4 एरो बने हुए हैं उन वो क्या सिग्निफाई करते हैं वो मैं इस मशीन को ऑन करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। अब मैं शायद फेसबुक पे पहले नहीं दिखाया था। इसमें जो 2 होल हैं, जिसके अंदर एक होल के अंदर जो पिन जैसा दिख रहा है उसमें इसका जो पॉइंटर है
जो जिसे डिटेक्ट करते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं वो लगाते हैं, दूसरे वाले में इसका अडाप्टर लगाते हैं और बैक साइड में एक कैबिनेट है जिसमें 3 ट्रिपल ए साइज की बैटरी लगती है। अब मैं इसका अडाप्टर कनेक्ट करता हूँ। ये अडाप्टर मैंने पहले ही कन्वीनियंस के लिए लगा रखा था। ये देखिए, ये जो खाली वाला है इसमें मैं इस अडाप्टर को कनेक्ट करूंगा। ये अगर आप मशीन आपके सीधे सामने है तो राइट साइड का जो होल है वो इलेक्ट्रिसिटी वाला अडाप्टर लगता है। मशीन अगर आपके फेस के सामने सीधे है तो राइट साइड वाला हो। लेफ्ट साइड वाले होल में जिसको चेक करने वाला है वो लगता है, वो मैं अब लगाऊं। ये आप देख सकते हैं, ये एक केबल है जिसका ये इस तरह का इसमें होल बना हुआ है। आप इसको देखेंगे तो इसको जब हम लेफ्ट साइड वाले में लगाएंगे, इसको बहुत ही आराम से लगाइएगा, थोड़ा टाइट भी हो सकता है। इसको बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से लगाना है ताकि वो टूटे नहीं। ये फिट हो गया। इसके बाद इसके दूसरे एंड पे जो ये वायर है, जैसे ईयरफोन 2 भागों में बट जाता है वैसे ही ये वायर भी 2 भागों में बट जाता है। इसके एक साइड पे तो इलेक्ट्रोड, जैसे ईसीजी वाला इलेक्ट्रोड होता है वैसा इलेक्ट्रोड लगा होता है जो आपकी बॉडी में चिपकाना होता है। दूसरी साइड पे ये पॉइंटर ब्लू कलर का लगा होता है, पेन जैसा, जिसको आपको इस्तेमाल करना है चेक करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए। अब मैं इसको स्विच ऑन करता हूँ। इसका पावर ऑन करने के लिए जो मैंने बताया था, रिंग के बाहर जो ये बटन है इसी से ये पावर ऑन होगा। इसको 2-3 सेकंड अगर आप दबा के रखेंगे तो ये पावर ऑन हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, इसके स्क्रीन पे कुछ आपको नंबर्स दिखने लगे होंगे। ये पावर ऑन जब भी होगा तो इसके स्क्रीन पे आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी स्क्रीन पे सेंटर में 5 लिखा रहा होगा, 5, उसके बाद 00, नीचे एरो बना होगा, उसके सामने 1 लिखा होगा। वो उसकी इंटेंसिटी है। और ये जो 5 लिखा हुआ टाइमर लिखा हुआ, और 5 के बगल में जो आप देखेंगे, अगर मैं क्लोज करूं दोनों में ही, फेसबुक वाले वीडियो में भी, तो आप देखेंगे कि डिटेक्ट लिखा हुआ है। तो इसमें जो ये 4 बटन बने हुए हैं इसके रिंग्स पे, उसका क्या काम है, जो राइट साइड वाला जो बटन है इसको अगर आप दबाएंगे तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी। देखिए, एक जो था वो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और अगर लेफ्ट साइड वाला दबाएंगे तो ये इंटेंसिटी घटेगी। यानी ये 0 से 15 तक आप इंटेंसिटी को ले जा सकते हैं। जो ऊपर वाला बटन है वो टाइमर को बढ़ाता है। 5, 10 और 15 मिनट के 3 प्रीसेट टाइमर है। और टाइमर, इसमें 2 मोड होते हैं। टाइमर के अलावा 2 मोड होते हैं इसमें। देखिए, अभी ये डिटेक्ट मोड में है मशीन, इसको मैं नीचे वाले को दबाऊंगा तो ये रिलीफ मोड में आ जाएगा। फिर से नीचे वाले को दबाऊंगा, ये डिटेक्ट मोड में चला जाएगा। जो टाइमर है वो केवल रिलीफ मोड में, यानी थेरेपी देने वाले मोड में काम करता है कि किस पॉइंट पे आपको 5 मिनट देनी है, 10 मिनट देनी है या 15 मिनट देनी है। एक पॉइंट पे मैक्सिमम 15 मिनट की थेरेपी एक दिन में दे सकते हैं। तो उसके लिए ये टाइमर बनाया गया है, प्रीसेट टाइमर है, ताकि आपको ध्यान में ना रखना पड़े। ये तो हो गया इस मशीन की बात। ये मशीन काम कैसे करती है, इसे डिटेक्ट कैसे करना है, वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इसके मशीन के प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। ये मशीन मैंने थोड़ी देर के लिए साइड में रख दी है। अब इस मशीन के प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ, एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में, जैसे मैंने बताया कि मैं समझाऊंगा। मेरे हाथ में ये एक पेन है, आप सबके हाथ में होगा पेन। पेन से अपने दूसरे हाथ पे मारिए, स्ट्राइक कीजिए। आपको चोट लगेगी, आपको महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि कोई चीज टकरा रही है, किसी चीज से चोट किया जा रहा है। लेकिन अगर इस हाथ को लेकर के किसी भी डॉक्टर, किसी भी लैब में आप जाए और उसको बोले कि चेक करके बताओ कि यहाँ पे चोट लगी है क्या, वो नहीं बता पाएगा। लेकिन आपको चोट लग रही थी तो पता चल रहा था। वो क्यों पता चल रहा था? क्योंकि हमारे बॉडी का हर सेल, हर टिश्यू, हर ऑर्गन ब्रेन से कनेक्टेड है, नर्व्स के थ्रू। नर्व्स में बायो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, जिसकी वजह से ब्रेन को जिस ऑर्गन को जो कमांड देना होता है, जैसे मेरा ये हाथ है, इसको ये कमांड दिया ब्रेन ने कि इस पेन को पकड़ो। मेरे मन में, दिमाग में पेन को पकड़ने का ख्याल आया, मैंने इस पेन को उठाने का ख्याल आया, मैंने ये उठाया। ये हाथ की उंगलियों को ये आदेश कहां से मिला? ब्रेन से मिला। तो वो आदेश हाथ की उंगलियों तक कैसे पहुंचता है? वो नर्व्स के थ्रू पहुंचता है, बायो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पहुंचता है। अब हाथ को जो सिग्नल देना होता है, हाथ ने ये, इसीलिए इसको बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां, जो स्किन होती है। जैसे ही इसको टच किया, तब ये हाथ की जो स्किन है वो ब्रेन को सिग्नल भेजेगी कि मैंने इस पेन को उठा लिया है, नाउ आई एम रेडी टू राइट। तो उसको ब्रेन कमांड देगा कि क्या लिखना है। तो हाथ उसके हिसाब से हरकत करेगा और हम लिखना शुरू करेंगे। तो ये ब्रेन का जो हर ऑर्गन से, हर टिश्यू से जो कनेक्शन है, वो बायो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, जो नर्व्स के थ्रू फ्लो करती है, उसके थ्रू है। तो जैसे इस पेन से मैंने यहाँ पे स्ट्राइक किया,
ब्रेन को ये यहाँ की स्किन ने सिग्नल दिया कि कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ बदमाशी हो रही है मेरे साथ। ये ब्रेन को पता चला। वो चोट का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा नहीं है कि किसी टेस्ट में पता चल सके, लेकिन ब्रेन को पता चला। वैसे अगर यहाँ पे मैं हथौड़े से मारूं जोर से, तो चोट का मैग्नीट्यूड इतना होगा कि दिखने से ही पता चलेगा, यहाँ पे नील पड़ जाएगा या सूजन आ जाएगी, दिखने से भी पता चलेगा कि चोट लगी। लेकिन पेन से जब हल्का लगा तो पता नहीं चला, लेकिन ब्रेन को तो पता चला। वैसे ही हमारे शरीर के किसी भी अंग में, हमारे शरीर के किसी भी अंग में जब कोई भी समस्या आती है, शरीर के किसी भी अंग में कोई समस्या आने का मतलब होता है कि उसके सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सारे ऑर्गन जो है वो टिश्यू से बने हुए और सारे टिश्यू सेल्स से बने। तो सारे कुछ सेल्स जब डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जब सेल में नुकसान होने लगता है, प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो टिश्यूज को प्रॉब्लम होने लगती है, टिश्यूज कमजोर होने लगते हैं, यानी ऑर्गन कमजोर होने लगता है। अगर ऑर्गन कमजोर होगा तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो काम करने के लिए बना हुआ है उस काम में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो आपको अलग अलग तरह से इंडिकेशन होगा। वो पेन के थ्रू इंडिकेशन हो सकता है, वो स्वेलिंग के थ्रू इंडिकेशन हो सकता है, वो टेम्परेचर फीवर के थ्रू इंडिकेशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो पेन है या ब्लड प्रेशर में अप डाउन के थ्रू इंडिकेशन हो सकता है। ब्लड प्रेशर में जैसे मान लीजिए किडनी है, किडनी में किसी वजह से किडनी के सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगे तो किडनी वीक होने लगेगा। किडनी वीक होने लगेगा तो क्या होगा कि किडनी में पेन हो सकता है, आपको फीवर आ सकता है, या दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन हो सकता है। ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन क्यों होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब किसी ऑर्गन में कोई नुकसान होता है तो बायो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो जब इम्बैलेंस होता है, यानी जब इस स्किन ने ब्रेन को ये इशारा दिया बायो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बढ़ा करके, बायो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो यहाँ पे बढ़ा, इसका मतलब जो रिवर्स बायो इलेक्ट्रिसिटी जो ब्रेन के पास जा रही है वो बढ़ के आ रही है ब्रेन को, इसका मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। जितनी मात्रा में वो बढ़ के ब्रेन को जा रही है उतनी मात्रा में प्रॉब्लम सीवियर है। अगर बहुत कम है तो बहुत कम प्रॉब्लम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है। अगर बहुत ज्यादा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, तो वैसे ही तो ब्रेन क्या करता है, हमारे शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ब्रेन क्या करता है, उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है। तो किसी ऑर्गन में अगर सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो उसका रिपेयर करने का क्या तरीका होगा? उसका रिपेयर करने का एक ही तरीका होगा कि नए सेल्स बनाए जाए, सेल्स को रिपेयर किया जाए, नए सेल्स रीजनरेट किया जाए। नए सेल्स को हर ऑर्गन में डिस्ट्रक्शन का काम, रीजनरेशन का काम चलता रहता है। लेकिन जिसमें नुकसान तेजी से हो रहा है, एक तो जो जनरल जो रेगुलर डिस्ट्रक्शन रेट है उस पे हो रहा, वो ब्रेन को पता है कि वो इसका रेगुलर फेनोमेनन है, इतने सेल्स इस ऑर्गन में रोज मरेंगे और रोज बनेंगे। लेकिन एक कोई आघात हुआ, चोट लगा, एक्सीडेंट हुआ, कोई बीमारी हुई, कोई टॉक्सिन हुआ, किसी को इन्फेक्शन हुआ, किसी वायरल अटैक हुआ, कोई बैक्टीरियल अटैक हुआ, कोई फंगल अटैक हुआ, उसकी वजह से सेल्स जो रेगुलर अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन था उससे ज्यादा डिस्ट्रॉय होने लगे या डिस्ट्रक्शन की कोशिश होने लगी। तो ब्रेन को पता चलेगा। ब्रेन क्या करेगा, ज्यादा सेल्स को रिजेनरेट करने के लिए, उस अंग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए वहां पे क्या करेगा, एक तो जो न्यूट्रिशन सेल्स है वो भेजेगा, रेड ब्लड सेल भेजेगा ताकि उसके साथ ऑक्सीजन जाए, व्हाइट ब्लड सेल भेजेगा ताकि इम्यूनिटी और प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, और इसके अलावा ऑक्सीजन और ब्लड यानी न्यूट्रिशन, डिफेंस और ऑक्सीजन, नए सेल बने भी और जो बाहरी आघात हो रहा है उससे रक्षा भी हो, उसका प्रभाव बढ़ाएगा। उसका प्रभाव बढ़ाने के लिए, ऑगमेंट करने के लिए वो वहां पे बायो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बढ़ाएगा उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर ऑर्गन में, उस पर्टिकुलर टिश्यू में, उस पर्टिकुलर सेल्स वाले एरिया में ब्लड जो बायो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बढ़ाएगा और वो ऑर्गन रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। जो उसमें नॉर्मल रेगुलर सेल्स के रीजनरेशन की प्रोसेस थी वो तेज हो जाएगी और वो शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है जो होती है ब्लड सर्कुलेशन में ब्लॉकेज की वजह से। मान लीजिए कि हमारा कोई भी ऑर्गन है, जैसे सपोज कीजिए हमारा आंखें हैं, हमारी रेटिना है। रेटिना में मान लीजिए कि 5 मिलियन सेल रोज मरते हैं, 5 मिलियन रोज बनते हैं। तो 5 मिलियन सेल्स रोज बने, उसके लिए जितना ब्लड सप्लाई चाहिए रेटिना को उतना मिलेगा, उतना न्यूट्रिशन मिलेगा, उतना ऑक्सीजन मिलेगा, तब तो बनेगा। अगर रेटिना को ब्लड सप्लाई देने वाली नसों में कोई ब्लॉकेज आ गई और ब्लड की सप्लाई कम हो गई तो क्या होगा, जो रेगुलर रीजनरेशन का रेट है रेटिना में वो नीचे जाने लगेगा। इन दैट केस आल्सो रेटिना इंडिकेट करेगी ब्रेन। तो ब्रेन उसको स्टिमुलेट करने की, बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन रास्ते में तो ब्लॉकेज है।
उस ब्लॉकेज को कैसे हटाएं। तो जो ये पेन होता है, जहां पे भी एनर्जी का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है वहां पे आपको दर्द होगा। उसको एनर्जी के फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन को बॉडी को इंडिकेट करने का जो तरीका है वो है दर्द। दर्द की अनुभूति दिमाग को बताती है कि कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। ये एक्यूलाइफ क्या करता है, जो ये जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है वो ऑर्गन जो ब्रेन को सिग्नल भेज रहा है उसी सिग्नल की इंटेंसिटी को कैच करता है। अब इसके डिटेक्शन का क्या मैकेनिज्म है कि जैसे ये है, मैं इसको लगा के दिखाता हूं आपको। ये जो इलेक्ट्रोड है मैंने इसको अपने बाएं हाथ की कलाई पे चिपका, ठीक है। बाएं हाथ की कलाई पे चिपकाने से पहले मैंने इसमें ब्रेसलेट पहना हुआ है, जो भी मेटल है वो मैं निकाल देता हूँ। और इसमें मैंने कोई अंगूठी नहीं पहनी। बोला जाता है कि बाएं हाथ पे ही करना है, क्यों करना है, राइट हैंड पे क्यों नहीं कर सकते, उसके बहुत सारे लॉजिक दिए जाते हैं। बट जो सही लॉजिक है वो ये है कि ये इक्विपमेंट सेल्फ यूज के लिए बनाया गया है और मैक्सिमम लोग राइट हैंडर होते हैं, मैक्सिमम लोग राइट हैंडर होते हैं। तो अगर आप खुद से बाएं हाथ से थेरेपी करना शुरू करो तो उतनी इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे जितना आपका राइट हैंड कर पाएगा। लिखने की आदत आपको राइट हैंड से है, ये पेन की तरह पकड़ना है, तो राइट हैंड इसको प्रॉपर्ली और ज्यादा इफेक्टिवली यूज करेगा। इसीलिए ये थेरेपी और डिटेक्शन बाएं हाथ पे करने का सिस्टम बनाया गया, पहला रीजन। दूसरा, सिंस हम राइट हैंडर्स जो है, ज्यादातर लोग राइट हैंडर होते हैं और राइट हैंड को हम ज्यादा काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो राइट हैंड की जो स्किन है वो लेफ्ट हैंड की स्किन की अपेक्षा ज्यादा हार्ड होती है मोस्टली। तो उस पे जो सेंसेशन है उसकी फीलिंग भी राइट हैंड पे कम हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, अनक्लियर हो सकती है। इसीलिए पूरा प्रयास ये होना चाहिए कि जो लोग राइट हैंडर हैं उनके केस में हम लेफ्ट हैंड पे डिटेक्ट और थेरेपी करें, जो लेफ्ट हैंडर हैं उनके केस में राइट हैंड पे कर सकते हैं। ये डायरेक्ट ऑर्गन पे भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं डिटेक्ट की बात करता हूं। मैंने ये चिपका लिया। अब ये डिटेक्ट मोड में जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी कितना चुने, इंटेंसिटी चुनने का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं। ये जब हम लगाते हैं तो जहां पे प्रॉब्लम वाली जगह होती है वहां पे सुई के चुभने जैसा एहसास हो सकता है। तो अगर आपने इंटेंसिटी बहुत तेज कर दी और दर्द बहुत ज्यादा है तो जो थेरेपी जिसको आप चेक कर रहे हैं या खुद को कर रहे हो, थेरेपी ले ही नहीं पाएगा या डिटेक्ट करवा ही नहीं पाएगा। तो इंटेंसिटी टॉलरेबल होना चाहिए, जिसको आप कर रहे हैं उसके हिसाब से। आप इसको 0 पे भी रख सकते हैं, 1 पे भी रख सकते हैं, 2 पे भी रख सकते हैं, 3 पे भी रख सकते हैं। मोस्टली जब हम छोटे बच्चों को डिटेक्ट करते हैं तो 0 या 1 पे रखें। फीमेल को जब डिटेक्ट करते हैं तो 2 या 3 पे रखें एडल्ट फीमेल को, एडल्ट 1 और या 2 पे रखें फीमेल के केस में, और एडल्ट मेल के केस में 2 या 3 पे रखें। लेकिन ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, इसको आप जरूरत के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। अब हमारे हाथ में इसको यहाँ पे एक एक्यूपॉइंट है, ये इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर डिवाइस है। ये आया कहाँ से, तो मैं एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर का अपना नाम सुना होगा कि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन के कंट्रोल पॉइंट्स यहाँ पे हाथों में, पैरों में और बॉडी पे होते हैं। एक्यूप्रेशर में उन पॉइंट्स को दबा के स्टिमुलेट किया जाता है, उन पॉइंट्स की वजह से ब्रेन को सिग्नल दिया जाता है। क्या सिग्नल दिया जाता है इसके बारे में मैं बात करूंगा। एक्यूपंक्चर में उस पर्टिकुलर जगह पे सुई को चुभो करके, एक परमानेंट सुई चुभा के रख दिया 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, वो उस पॉइंट को स्टिमुलेट करता रहता है, ब्रेन को सिग्नल देता रहता है। क्या सिग्नल देता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये उसी का इलेक्ट्रॉनिक एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर से ज्यादा इफेक्टिव था, लेकिन वो डिफिकल्ट। सबसे पहले तो पॉइंट सही ढूंढो, अगर नहीं पॉइंट सही मिला लेकिन आपने उस सही पॉइंट की जगह गलत पॉइंट पे सुई चुभा दी तो ब्लीडिंग हो सकती है, पेन तो होगा, लेकिन इलाज सही नहीं होगा। तो एक तो थेरेपिस्ट बहुत ज्यादा जानकार होना चाहिए जिसको एक्यूरेट पॉइंट के जानकारी हो, और हमारे हाथों में बहुत ही क्लोज नेट पॉइंट्स हैं। जैसे मैं आपको पॉइंट्स का एक चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑर्गन के पॉइंट्स हमारे हाथों में हैं, तो कितने क्लोजली नेट हैं। अब एक इंसान को अगर मल्टीपल प्रॉब्लम्स है तो पॉइंट को डिटेक्ट करना, तो यानी जो एक्सपर्ट थेरेपिस्ट है कोई, वही उस जो ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर है जिसमें नीडल्स का इस्तेमाल किया जाता है या एक्यूप्रेशर है, उसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इस कंपनी ने क्या किया, ट्रेडिशनल एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर को हर किसी के लिए आसान बना दिया। हर कोई बिना उसकी एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग लिए बिना, यानी आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये इलेक्ट्रोड यहाँ लगा लिया, ये हमारा जो अंगूठा है, हमारा जो अंगूठा है, यहाँ पे जो कॉर्नर में, ये नाखून के नीचे, क्यूटिकल्स के नीचे ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को अगर मैं मार्क कर दूं पेन से, इस हिस्से को अगर मैं, ये जहाँ पे मैंने पेन का निशान लगाया है,
उस हिस्से में इस पॉइंटर को टच कराना है। आपको सुई चुभने जैसा सेंसेशन, हल्का सा पेन या वाइब्रेशन ये महसूस होगा। तो यहाँ पे जितना पेन का इंटेंसिटी आपको महसूस हो रहा है उसको ध्यान में रखना है, या जिसको आप चेक कर रहे हैं उसको बताना है कि इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद इसको मूव करना है हाथों पे, इसको हाथों पे मूव करना है, पूरे हाथों पे मूव करना है। आपको चार्ट, ये साथ में रेफरेंस चार्ट भी रखना है, जहां पे इस पॉइंट से, ये जो न्यूट्रल या चेकिंग का पॉइंट है, साउसांग पॉइंट उसको बोलते हैं चाइनीज लैंग्वेज में, तो इस पॉइंट के बराबर या इस पॉइंट से ज्यादा चुभने का या वाइब्रेशन का एहसास हुआ, यहाँ वहां पे कोई ना कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम है, वो आपका डिटेक्ट हो गया। जहां पे वाइब्रेशन की इंटेंसिटी या चुभने की इंटेंसिटी इस पॉइंट से कम है, वहां पे प्रॉब्लम तो है, लेकिन वो प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है जिसके बारे में अभी आपको एहसास ना हो, आपको ज्ञात ना हो, या हो सकता है आप कोई पैथोलॉजी या रेडियोलॉजी टेस्ट करवाएं तो उसमें वो आए ना। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा लोगों को कहते हुए कि बहुत सारे टेस्ट कराए लेकिन बीमारी का पता नहीं चला। क्यों? वही बात, पेन से मारा तो पता नहीं चला, चोट लगा क्योंकि कम चोट लगा, हथौड़े से मारा तो पता चला। तो जब तक एक सर्टेन अमाउंट में डैमेज नहीं होगा तो बहुत सारे टेस्ट नहीं पता कर पाते, ट्रेडिशनल जो टेस्ट है। लेकिन ये पेन की चोट को भी ब्रेन डिटेक्ट कर रहा है, और ये उस चीज को डिटेक्ट कर सकता है जिसको आपका ब्रेन डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये ब्रेन को जाने वाले बायो इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है। तो अगर इससे कम है तो यानी प्रॉब्लम कम तो है, यहाँ के पॉइंट से अगर चुभन कम है, सुई के चुभने की इस पॉइंट से, न्यूट्रल पॉइंट से अगर कम है, तो आपको प्रॉब्लम कम तो है, पर है कहीं कहीं पे बिल्कुल नगण्य होगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अंग आपका रिलेटिवली सेफ और हेल्दी है। तो ये तो हो गया डिटेक्ट। आप उस पॉइंट को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं चला रहा, तो यहाँ पे मुझे आया, तो यहाँ पे मैंने पेन से मार्क कर लिया, यहाँ पे आया, यहाँ मैंने मार्क कर लिया, यहाँ आया, उंगलियों के बीच में भी आता है, उल्टे साइड में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको चार्ट में देखने पड़ेंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, और उसकी पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या किताब से सीखना पड़ेगा। मैं आपको नॉर्मल प्रिंसिपल इसका सिखा रहा हूँ। उस पॉइंट को मार्क कर लिया। अब चार्ट में देखिए कि उस एरिया में कौन सा ऑर्गन दर्शाया गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको या आपके क्लाइंट को, अगर मान लीजिए किसी को इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हो सकता है आप उसको पूछेंगे कि क्या आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, किडनी के पॉइंट पे आ रहा है। लेकिन जो हमारे वाइटल ऑर्गन है, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे लिवर, किडनी, स्प्लीन, हार्ट, लंग्स, वो बहुत सारे दूसरे ऑर्गन के लिए बैलेंसिंग ऑर्गन। अगर आपने किडनी को एक जगह चेक किया और वहां पे आपको चुभने का इंटेंसिटी आया, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो किडनी खराब है। फिर आपको किडनी के देखेंगे कि कुछ ऑर्गन हैं जिनके पॉइंट्स बहुत सारे, जैसे किडनी के पॉइंट बहुत सारे हैं, हार्ट के पॉइंट्स बहुत सारे हैं, लंग्स के पॉइंट्स बहुत सारे हैं। तो उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को आपको चेक करना है, सारे पॉइंट्स को आपको चेक करना है। अगर सब पे आ रहा है तो उस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, अगर सब पे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो बैलेंसिंग का इश्यू है, किसी और ऑर्गन की प्रॉब्लम है जो यहाँ से बैलेंस होगी। क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, तो इस वजह से बैलेंसिंग करनी पड़ती है। इसके लिए एक किताब भी बनाई गई है जिसमें डिजीज वाइज चार्ट दिया गया है कि किसका कौन सा पॉइंट है। ये किताब आप जब एक्यूलाइफ लेते हैं तो उसके साथ जरूर लें। हर पेज में डिजीज वाइज चार्ट दी गई, इससे आपको इसमें एक्यूलाइफ के बारे में पूरा प्रिंसिपल सारा कुछ बताया गया है। लेकिन मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में एक बेसिक प्रिंसिपल इसका बता रहा हूँ। अब आपने इसको पॉइंट तो डिटेक्ट कर लिया, नोट कर लिया। अब आपको क्या करना है, बस इसमें जो डिटेक्ट मोड में था, जैसे मैंने बताया था कि नीचे वाला, ये जो रिंग पे नीचे वाला बटन है, इसको दबाने से मोड चेंज होगा। आपने नीचे वाला दबा दिया, ये रिलीफ मोड में आ गया। आपको 15 मिनट थेरेपी देनी है, इंटेंसिटी 2 रखना है, ठीक है। इंटेंसिटी 2 सेलेक्ट कर लिया, 15 मिनट टाइमिंग सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब ये गोल वाला जो बीच वाला बटन है, इसको दबा दीजिए। देखिए अब टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपका मशीन थेरेपी करने के लिए तैयार है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे आपको करंट आया है, जो पॉइंट आपने मार्क किया हुआ है, वहां पे इसको ऐसे करके रख देना। थोड़ा सा हल्का सा, जितना लिखते हुए पेन से प्रेशर देते हैं उतना रख देना है। अगर करंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, ये चुभने का जो इंटेंसिटी है, तो आप उसको कम कर सकते हैं, थेरेपी के दौरान भी कर सकते हैं। अगर बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। ये प्रक्रिया को लगातार 15 दिन तक करेंगे तो 15 दिन के अंदर अंदर में ही उसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जो दर्द वगैरह है उसमें जल्दी राहत मिल जाता है, उसमें कई बार 1, 2 या 3 दिन में भी राहत मिल जाता है।
नहीं तो जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं इसमें 15 दिन में राहत मिलना शुरू हो जाता है। अब इसमें कई चीजें कही जाती है कि ये जैसे जिस हैंड में डिटेक्ट कर रहे हैं उस हैंड में कोई मेटल की चीज नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन क्या है कि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो अगर आप ये लगा के रखेंगे तो हमारे पूरे स्किन में ये कई जगह टच हो रहा है, ये ब्रेसलेट या घड़ी या रिंग, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी जिस पॉइंट पे हम दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की थेरेपी, उससे अगर दूसरे इस रिंग की वजह से, इस चीज की वजह से दूसरे पॉइंट्स भी इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, तो वो जो उस इफेक्ट को, उस थेरेपी के इफेक्ट को थोड़ा बहुत वो प्रभावित कर सकता है। इसीलिए अगर आपने नहीं हटाया तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा भूचाल आ जाए, अभी ना हटाए हुए भी कर सकते हैं। बट अगर आप एक्यूरेसी और एफिकेसी 100% रखना चाहते हैं तो बेहतर है कि लेफ्ट हैंड में कोई भी मेटल की चीज, कोई अंगूठी, घड़ी, ब्रेसलेट, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके, ये तो हो गया तरीका। अब इसका प्रिंसिपल मैंने बता दिया कि करता क्या है ये। अभी जब हम चेक करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए जैसे इंटेस्टाइन का पॉइंट, अगर इंटेस्टाइन में कोई तकलीफ हो रही है, इंटेस्टाइन के सेल जरूरत से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो इंटेस्टाइन जो ब्रेन को सिग्नल भेज रहा है, बचाओ बचाओ मैं मुसीबत में हूँ, मेरे को ज्यादा सपोर्ट चाहिए, मेरे को ज्यादा ब्लड चाहिए, मेरे को ज्यादा एनर्जी चाहिए, इंटेस्टाइन ये सिग्नल कॉन्टिन्यूअसली भेजता रहता है ब्रेन। तो वो सिग्नल को ये कैच करता है। वो सिग्नल इंटेस्टाइन में जितनी बड़ी प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन उतनी जोर से बोलेगा। होता है ना, आपको अगर चोट लगती है, आप बचाव के लिए चिल्लाते हैं आपको, तो अगर आपकी जितनी बड़ी मुसीबत होती है, बचाव के लिए उतनी जोर से चिल्लाते हैं, तो इंटेस्टाइन उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजेगा। यानी आपको चुभने का सेंसेशन जितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वो प्रॉब्लम उतनी ज्यादा है न्यूट्रल पॉइंट के बनस्पंद। अब जब हम इसको रिलीफ मोड में डालते हैं तो ये क्या करता है, एक्यूप्रेशर या ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर की तरह ही ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। ब्रेन को ये बताता है कि भैया इस जगह पे समस्या है, इसको तो वो अंग भी तो बता रहा है, लेकिन ब्रेन की एक कैपेसिटी है, ब्रेन की एक कैपेसिटी है, क्योंकि शरीर के अंदर बायोइलेक्ट्रिसिटी की मात्रा, शरीर के अंदर खून की मात्रा, शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा, ये सारी चीजें एक लिमिट में है। तो इसीलिए ये स्टिमुलेट करता है ब्रेन को कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फ्लो बढ़ जाए। उस पर्टिकुलर पॉइंट को जो फ्लो देने वाला जो सेक्टर है ब्रेन का, वो एक्टिवेट हो जाता है और उसको बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्रेन को स्टिमुलेट करके ब्रेन में एंडोर्फिन का भी प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से दर्द में इमीडिएटली राहत मिलने लगती है, जिसकी वजह से इस थेरेपी के दौरान आपको नींद भी आने लगती है। यानी ये कुछ ठीक नहीं करता, ये हमारे दिमाग से, हमारे दिमाग को गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे तुम। और ये जो नॉर्मल चैनल में ब्रेन किसी चीज को रिपेयर करने के लिए जितनी बायोइलेक्ट्रिसिटी की फ्लो या एनर्जी का फ्लो या ऑक्सीजन का सप्लाई देता है, उसको 6 गुना तक बढ़ा देता है। यानी जो रिपेयर की प्रक्रिया है, जो ब्रेन अपने तरीके से कर रहा था, वो रिपेयर की प्रक्रिया 6 गुना तक तेज हो जाती है। इसके अलावा ये बायोइलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बढ़ा करके जो चैनल्स में कहीं कहीं ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को भी दूर करता है। उस ब्लॉकेज को दूर करने से ब्लड सप्लाई तेज होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई तेज होती है। चैनल्स में और कोलेटरल्स में या बायोइलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जिन नर्व्स में हो रहा है, वहां पे अगर कोई ब्लॉकेज है, उसको दूर करता है, जिससे जो आपको दर्द हो रहा है, जो पेन की अनुभूति हो रही है, वो ठीक होने लगती है और आपकी बीमारी भी धीरे धीरे। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपका लिवर, आप तला भुना बहुत खाते हैं, जंक फूड बहुत खाते हैं या ड्रिंक बहुत करते हैं, उसकी वजह से आपका लिवर खराब हो गया। और लिवर को रिपेयर करना है। लिवर को रिपेयर करने के लिए लिवर में नए सेल्स ज्यादा जनरेट होंगे, तो लिवर नया बनेगा, पुनर्निर्माण होगा लिवर का। तो नए सेल्स ज्यादा बने, उसके लिए आपने एक्यूलाइफ का इस्तेमाल किया, ब्रेन को सिग्नल दिया, ब्रेन को स्टिमुलेट किया कि लिवर के पॉइंट पे आप दे रहे हैं स्टिमुलेशन। यानी ब्रेन को पता चल रहा है कि मुझे लिवर को इन चीजों की सप्लाई बढ़ानी है, लिवर को ज्यादा राशन भेजना है ताकि लिवर खा पी के तगड़ा हो जाए। तो वो ब्रेन वो काम शुरू कर देता है, लिवर रिपेयर होने लगता है। लेकिन शरीर में जो ब्रेन राशन भेजेगा, ऑक्सीजन तो हवा से सांस लेने से आ जाएगी, ठीक है। बायोइलेक्ट्रिसिटी तो बॉडी में है, लेकिन बायोइलेक्ट्रिसिटी है कैसे? तो सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, अगर उसकी कमी और बेसी है तो बीपी आपका फ्लक्चुएट होने लगता है। उसको भी आप इससे बैलेंस कर सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, या जो ब्लड के थ्रू रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, रेड ब्लड सेल बनेंगे कैसे? व्हाइट ब्लड सेल्स जो इम्यूनिटी देते हैं, वो बनेंगे कैसे?
सेल्स को बनाने के लिए न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो ये सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी? तो किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए ये अकेला काफी नहीं है। इसके साथ साथ आपको न्यूट्रिशन की भी सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि जब आप ब्रेन को बोल रहे हो कि इस पर्टिकुलर अंग को राशन ज्यादा सप्लाई दो, और वो राशन ज्यादा सप्लाई दे भी रहा है, तो बाहर से उसको भी तो राशन की सप्लाई, शरीर के अंदर स्टॉक तो भी तो बढ़ना चाहिए। आपके घर में आपकी मान लीजिए माता जी हैं या वाइफ है, वो या सिस्टर, वो खाना बनाती है, आप रोज बोलते हो कि मैं 2 दोस्तों को ले आया, इनको रोटी खिलाओ, इनको खाना खिलाओ, लेकिन किचन का जो आपके घर का स्टोर है उसमें अगर आप दुकान से या बाजार से लाकर के राशन एक्स्ट्रा नहीं देंगे तो क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा कि सबको भूखा रहना पड़ेगा। तो वो चीज हमारे शरीर के साथ हो सकती है। अगर आप एक्यूलाइफ की थेरेपी के दौरान, कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके लिए कोई न्यूट्रिशन नहीं है, एक्यूलाइफ की थेरेपी से ठीक होगा, लेकिन जनरल न्यूट्रिशन जैसे मल्टीविटामिन हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, जिंक हो गया, ये 3 चीजें जो जनरल न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है, प्रोटीन हो गया, वो चीजें अगर आप सफिशिएंट मात्रा में बॉडी को नहीं देंगे तो बॉडी एक ऑर्गन को तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है थ्रू दिस स्टिमुलेशन, लेकिन बाकी पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होने लगेगी। यानी आप एक बीमारी करके दूसरी बीमारी इनवाइट कर सकते हैं, कमजोरी आ सकती है। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्यूलाइफ की थेरेपी देते हैं तो 3 सप्लीमेंट जरूर से दें, स्पाइरुलिना, जिंक और मल्टीविटामिन। बाकी जो उनका कंडीशन है, जैसे इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, एफओएस देना है, लिवर की प्रॉब्लम है, चिटोशन देना है, खून की कमी है, Fe+ देना है, डायबिटीज है, आप पेनक्रियाज के पॉइंट पे दे रहे हो लेकिन साथ में जिम्निमा भी देना, वो जो उस पर्टिकुलर हेल्थ इशू से रिलेटेड सप्लीमेंट्स हैं वो तो देना ही है, लेकिन एज ए जनरल स्पाइरुलिना, जिंक एंड मल्टीविटामिन देना। कुछ एक कंडीशंस हैं जो एक्यूलाइफ की जो थेरेपी है वो इसको करने के तुरंत बाद कम से कम आधा घंटा 45 मिनट खाना ना खाएं, कम से कम 1 घंटे तक ठंडा पानी ना पिए, ठंडा शावर ना लें, या ठंडा शावर लेने के या ठंडा पानी पीने के तुरंत बाद ये एक्यूलाइफ की थेरेपी ना शुरू करें, क्योंकि ये जब ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है बॉडी में तो बॉडी में हीट जनरेट होती है। एक्यूलाइफ की थेरेपी खाना खाने के 1 घंटे बाद तक ना लें। जब आप बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, बॉडी के हर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई चाहिए होता है सफिशिएंट मात्रा, ब्रेन को भी चाहिए होता है उस समय बहुत। जब आप थके हुए हैं तो ब्रेन को और ज्यादा, क्योंकि जब आप ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं ज्यादा काम करने के लिए तो ब्रेन को फटीग तो होगा ही। आप ऑलरेडी थके हुए हैं, ब्रेन फटीग, या आपने प्रॉपर नींद नहीं ली है, इन सब सिचुएशंस में एक्यूलाइफ का इस्तेमाल अवॉइड करें। इसके अलावा आपके शरीर में कोई फैलने वाली बीमारी है, जैसे कैंसर है या टीबी है या स्किन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी एक्यूलाइफ की थेरेपी ना लें। प्रेगनेंसी के दौरान एक्यूलाइफ की थेरेपी ना लें। जिसको कार्डियक पेसमेकर लगा हुआ है, फिर से मैं रिपीट करूंगा, मैंने बीसीए में भी बताया था, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं पेसमेकर में और जो हमारा स्टेंट है, कार्डियक स्टेंट है, उस केस में। तो पेसमेकर जो एक बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आर्टिफिशियल हार्ट बीट देता है, अगर जनरल लैंग्वेज में समझे तो पेसमेकर यूजर्स एक्यूलाइफ क्या हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाला डिवाइस नहीं इस्तेमाल कर सकते। बाकी स्टेंट लगा हुआ हो, रॉड लगी हुई हो, प्लेट लगी हुई हो, उन सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें एक्यूलाइफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी दर्द के निवारण के लिए ये राम, किसी भी दर्द के निवारण, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो, न्यूरो डिसऑर्डर्स के लिए ये रामबाण है। न्यूरो प्रॉब्लम, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कहीं कोई ब्लॉकेज हो, कहीं कोई ट्यूमर हो, अगर उसमें कैंसर नहीं है, तो इन सारे केसेस में ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। कोई भी ऑर्गन बॉडी का कमजोर हो गया हो, उसको जल्दी से रिपेयर करना हो, रीबिल्ड करना, तो इससे बेहतर डिवाइस नहीं है। अब आप इसको प्रमोट कीजिए। ये बहुत टाइम से आउट ऑफ स्टॉक था, अभी वापस आ गया है सेल के लिए, लेकिन आप जानते हैं कि लोग एकदम भूखे शेर की तरह इस पे टूट पड़ेंगे। मैंने खुद ही आज 4 डिस्पैच करवाए हैं और 2 घर लेके आया। आप सोच सकते हैं कि लोग किस कदर इसका ऑर्डर डालेंगे। तो जितनी क्वांटिटी में, अगर रेगुलर क्वांटिटी अमाउंट में आया होगा, तो मुझे लगता है कि अभी इतना अच्छा ऑफर चल रहा है कि एक एक्यूलाइफ 376 BV होता है,
उसके साथ कोई भी एक स्पाइरुलिना, एक चिटोसन, एक कॉर्डिसेप्स या ओपीसी कुछ भी प्रोडक्ट 24 बीवी के डाल के, यानी 2000 2500 का कोई और प्रोडक्ट डाल के कोई भी 400 बीवी बना लेगा और इसके साथ 37,000 का ये लेगा, इसके साथ 48,000 के प्रोडक्ट फ्री मिल जाएंगे, 42,000 का स्पॉन्सर को और 6,000 का परचेज करने वाले को। तो ये ऑफर में ही हो सकता है फिर से इसकी स्कार्सिटी हो जाए। इसीलिए अगर आपको इसकी जरूरत है तो ये जरूरी है। और एक बात और, अगर आप टीएन्स बिजनेस को सक्सेसफुली करना चाहते हैं, मैं थेरेपी देने की बात नहीं कर रहा हूँ, थेरेपी सेंटर चलाना, थेरेपी देकर के पैसे कमाना, वो इस मशीन की खूबी है। इस इकलौती मशीन से आप रोज 2-3 हजार 5,000 रुपया तक कमा सकते हैं। इस इकलौती मशीन से लोगों को आप चेक कीजिए, उनको उनकी बीमारियां बताइए, उसके भी पैसे लीजिए, लोगों को थेरेपी दीजिए, उसके भी पैसे लीजिए, साथ में लोगों को सप्लीमेंट्स बताइए, उसमें भी पैसा कमाइए। जब आप किसी का खून नहीं निकालेंगे, किसी को रेडिएशन में नहीं डालेंगे, एक्सरे नहीं करेंगे, एमआरआई नहीं करेंगे, अल्ट्रासाउंड नहीं करेंगे, बहुत सारे पैसे नहीं खर्च करवाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 10 से 15 मिनट के अंदर में उसकी बीमारियां अगर उसको चेक करके सही सही बता देंगे, तो वो आपके ऊपर भी यकीन करेगा, इस मशीन के ऊपर भी यकीन करेगा, उसको चॉइस ही नहीं होगा। आपसे कोई इंसान मिला, आपसे पहली बार मिला, आप उसका ना तो नाम जानते हैं, ना आप उसकी उम्र जानते हैं। चलिए कोई चश्मा पहनता है तो पता, नजर का चश्मा अगर पहना तो पता चलेगा कि इसकी आंखें खराब है, अगर लंगड़ा के चल रहा है तो पता चलेगा कि इसकी टांग में कोई दिक्कत है। लेकिन अगर किसी को शुगर की बीमारी हो, देखने से तो नहीं पता चला। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, देखने से तो नहीं पता चला। अगर किसी को रैपिड हार्ट बीट की प्रॉब्लम है, देखने से तो पता नहीं चलेगा। अगर किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, देखने से तो पता नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें आपने उसको चेक किया, 5-10 मिनट में चेक करके उसको बता दिया कि आपको शुगर है, या आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, या आपको एसिडिटी है, या आपको लंग्स का इश्यू है, या आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, या बिना खून निकाले बता दिया आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कितना है वो ब्लड टेस्ट से पता चलेगा। आपने उसको बता दिया आपका शुगर बढ़ा हुआ है, कितना है वो ब्लड टेस्ट से पता चलेगा। आपने उसको बता दिया कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कितना है वो बीपी मॉनिटर बताएगा। तो क्या वो इंसान के पास कोई चॉइस है? अगर आपका दुश्मन भी है, कितना भी बड़ा कॉम्पिटिटर है आपका, नहीं चाहता आप पे भरोसा करना, तो भी उसके पास चॉइस ही नहीं है, उसको यकीन करना पड़ेगा। जब वो उसको आप पे भरोसा हो गया, जब जांच पे भरोसा हो गया, तो इलाज पे भी भरोसा। फिर आप उसको इसका इलाज बताएं, बीसीएम का बताएं, हेड केयर का बताएं, ये ब्रेसलेट बताएं, या कोई सप्लीमेंट बताएं, वो उस पर भी भरोसा करें। क्योंकि उसको पता है कि जिस इंसान के पास ऐसी कमाल की मशीन है जो इतनी आसानी से बीमारी बता सकती है, ना नाम पूछा, ना उम्र पूछा, ना कुछ पूछा, ना खून निकाला, ना कोई बड़ा मशीन में घुसाया मुझे और बीमारी बता दिया। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनको बीमारी तो होती है, बीपी बढ़ा हुआ रहता है, टैबलेट्स खा रहे हैं, बीपी क्यों बढ़ता है पता ही नहीं है। आपके पास आया, आपने चेक किया आपको बीपी है, रुकिए मैं आपको बीपी क्यों है उसका रीजन बताता हूँ। आपने चेक किया, लीवर चेक किया, किडनी चेक किया, लंग्स चेक किया, हार्ट चेक किया, पता चला रहे इसके तो किडनी में प्रॉब्लम। फिर किडनी का दूसरा पॉइंट चेक किया, वहां पे भी है, तो बताया आपको किडनी की समस्या है। आपको कोई पेशाब में प्रॉब्लम होती है, आपको इधर दर्द होता है, वो बोलेगा हाँ होता है, तो आपको किडनी की समस्या है, इसकी वजह से बीपी की प्रॉब्लम। बीपी आपका तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आप किडनी को ठीक नहीं करेंगे। आप किडनी का ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, आपका बीपी ठीक हो जाए। तो ये ऐसी चीजें बता सकता है जो नॉर्मली लोगों को पता ही नहीं चल पाती, बहुत सारी बीमारियों के रीजन, ये वो भी बता सकता है, तो वो आप पे पूरी तरह से यकीन करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, लोगों को थेरेपी देकर के कमाना चाहते हैं, तभी आपको ये मशीन लेनी चाहिए। अगर आप लोगों का भरोसा टीएन्स में करना चाहते हैं, टीएन्स के प्रोडक्ट पे करवाना चाहते हैं, टीएन्स के टेक्नोलॉजी पे करवाना चाहते हैं, टीएन्स के बिजनेस पे करवाना चाहते हैं, टीएन्स की क्वालिटी पे करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ ये मशीन, मैं तो बताता हूँ आपको, कुछ मत बताइए, बिजनेस मत बताइए, प्लान मत बताइए, प्रोफाइल मत बताइए, किसी से मिलिए और बोलिए कि मैं आपको एक कमाल दिखाता हूँ आपसे। वो बोलेगा क्या कमाल दिखाओगे भाई? तो बैठ जाओ 2 मिनट, बिठाइए और इस मशीन से उसको डिटेक्ट कीजिए, उसके हेल्थ कंडीशन के बारे में उसे बताइए, वो सरप्राइज होगा, बोलेगा ये क्या चीज है भाई? बोला ये हमारा जादू। अब उसको उसके बाद बताइए, देखिए इसमें रिलीफ मोड भी है, इससे ठीक भी होगा। अब उसको बोलिए अगर आपके पास ये चीज हो तो क्या कमाल कर सकते हैं आप, बिना डिग्री के डॉक्टर बन सकते हैं। और अगर कमाल के कोई प्रोडक्ट अगर अच्छा है, जिसकी समाज में जरूरत है, जिसकी लोगों को जरूरत है, ये बहुत सारी असाध्य बीमारियों को ठीक कर सकता है, जिसका कहीं कोई इलाज ही नहीं मिलता। तो जिसकी समाज में लोगों को जरूरत है, जिस चीज का मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत ऑलमोस्ट हर घर में है, लगभग हर घर में है,
अगर आप उस चीज का बिजनेस कर रहे हैं तो पैसे कमाने की भी कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये वो प्रोडक्ट है, मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरह से, इसका प्रिंसिपल क्या है काम करने का, ये क्यों, ऐसा क्या जादू है इसमें कि ये बीमारियों को डिटेक्ट भी कर लेता है और ठीक भी कर लेता है। करता तो दिमाग है, करता तो दिमाग है, ये तो निमित्त मात्र है। ये दिमाग को बताता है, ये आपको बताता है ये बीमारी है, वहां पे आप दिमाग को बताता है कि ये कर, इतना ज्यादा दे, आप जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते इतना ज्यादा दे, और दिमाग को हेल्प करता है ऑगमेंट करने में ब्लड, एनर्जी और न्यूट्रिशन का सप्लाई, जिसकी वजह से वो ऑर्गन रिपेयर होना शुरू हो जाता है। अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपको पेशाब में जलन हो रही है, या पेशाब रुक रुक के हो रहा है, या आपका बीपी बढ़ रहा है, या आपको बैक पेन हो रहा है, किडनी की प्रॉब्लम से बैक पेन भी होता है, किडनी की प्रॉब्लम से सेक्सुअल डिसऑर्डर भी हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। अगर इस मशीन से आपने किडनी को रिपेयर करना शुरू कर दिया, किडनी रिपेयर होता गया 15 दिन में, 30 दिन में, 45 दिन में, 15 दिन की थेरेपी के बाद 2 दिन का गैप लेना है, 45 दिन के बाद किडनी ठीक हो गई, फर्स्ट क्लास, किडनी ठीक हो गई तो बैक पेन नहीं होगा, पेशाब जो रुक रुक के हो रहा था वो बंद हो जाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन था तो वो ठीक हो जाएगा, बाल भी झड़ते हैं किडनी की प्रॉब्लम से, बाल झड़ने रुक जाएंगे। बहुत सारी चीजों में, एलोपैथी में, होम्योपैथी में या आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारियां इसलिए नहीं ठीक हो पाती है क्योंकि वो लक्षण पे काम करते हैं, कारण का निवारण नहीं करते। बाल झड़ रहा है तो बालों के लिए सीरम दे देंगे, ये दे देंगे, लेकिन बाल भाई क्यों झड़ रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, किडनी की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, उस चीज को एड्रेस नहीं करते। ये एक्चुअली जो बीमारी की जड़ है, जो बीमारी का कारण है, उसको ढूंढता है और उसका इलाज करता है, इसीलिए ये परमानेंट क्योर भी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन ऐसे लोग जो किसी क्रॉनिक हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं, उसकी मेडिकल कंडीशन को पूरी तरह से समझे बिना कोई भी ट्रीटमेंट ना तो कमिट करें, ना उसका ट्रीटमेंट इस मशीन से स्टार्ट करें। हाँ, इस मशीन को प्रमोट जरूर करें, लेकिन बहुत क्रॉनिक हेल्थ इश्यू, जैसे किसी को कैंसर है, आपने कैंसर को नहीं समझा, किसी को कोई ट्यूमर है, उस ट्यूमर को नहीं समझा। जैसे आज मेरे पास एक केस आया था, किसी ने सवाल पूछा था कि किसी को मस्से हो रहे हैं, मस्से के लिए इससे ट्रीटमेंट होता है, लेकिन मस्से में दर्द भी है, ब्लीडिंग भी हो रही है, तो कैंसर का लक्षण भी हो सकता है। पेन वाले या ब्लीडिंग वाले मस्से अक्सर कैंसर को इंडिकेट करते हैं। उस केस में अगर इसकी थेरेपी शुरू कर दी तो मस्सा तो शायद ठीक हो या ना हो, लेकिन कैंसर तेजी से फैलना शुरू हो जाएगा बॉडी में, तो वो डेंजरस हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह के केसेस में आपको थोड़ी सी, इसको थेरेपी देने से पहले आपको इसकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हमारे यहाँ कई तरह के लीडर्स हैं जो इसकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं, इसके बारे में सारा कुछ समझाएंगे, कौन सी बीमारी की थेरेपी देने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट है जान लेना, वो सारा कुछ बताएंगे। इसके बारे में जो जनरल इंफॉर्मेशन है कि क्या बता करके आप इसको प्रमोट कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया, बताने की कोशिश की। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।